चलें आगे, अपने पास टॉपिक आ जाता है डीआईसी। डीआईसी में क्या है कि हम सबको पता है मल्टीपल काजेज़ हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीपल काजेज़ है ट्रॉमा, सेप्सिस, पैनक्रेटाइटिस, एएलपी, उसके अलावा शॉक, लॉन्ग प्रोलॉन्ग शॉक हो, उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव काजेज़ होते हैं कि डिलीवरीज़ के वक्त ये मसले बनते हैं। मोस्टली सिनेरियोज़ में आप देखोगे कि डिलीवरीज़ के साथ उसने प्रेजेंट किया डिलीवरी के दौरान। उसके अलावा बात ये है कि हमने डिस्कस किया था कि इसमें तमाम क्लोटिंग फैक्टर्स यूज़ हो जाएंगे, पीटी भी ज़्यादा हो जाएगा, एपीटीटी भी ज़्यादा हो जाएगा, प्लेटलेट्स भी यूज़ हो जाएंगे, तो ब्लीडिंग टाइम कम हो जाएगा। और मज़ीद हमने देखा था कि जब वो क्लोटिंग सारा जो क्लोट्स होंगे जब टूटेंगे तो डी डाइमर्स ज़्यादा बनेंगे। तो डी डाइमर्स का ज़्यादा होना ये इसके लिए स्पेसिफिक है। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट जो पूछता है हमसे वो हम डी डाइमर्स है। अब एक लेडी है, उसको डिफ़िकल्ट लेबर है किसी विलेज में, और जब हमारे पास प्रेजेंट किया तो पर विजाइनल ब्लीडिंग है और गम्स में से ओजिंग हो रही है। सही है। और प्लेटलेट्स आपने देखा कि 30,000 है, प्लेटलेट्स कम हुए हैं और बरसा जाए पीटीटी एपीटीटी ज़्यादा है, तो ये डीआईसी है। इसी तरह आप देखें, एक पेशेंट है, डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट किया है, पीटी एपीटीटी ज़्यादा है, डीआईसी है। एक पेशेंट इलनेस परप्यूरिक रैश है, प्रोलॉन्ग्ड पीटी एपीटीटी भी ज़्यादा है, तो डीआईसी है। सही है। अच्छा, परप्यूरिक रैश होना ये प्लेटलेट्स के कम होने को ज़्यादा ज़ाहिर करता है। मैंने आपको बताया था कि प्लेटलेट्स का डिसफंक्शन होगा तब म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग होगी, वो ज़्यादा जिस तरह के परपुरा, पेटिकियाई, गम ब्लीड या फिर एक्कीमोसिस इस तरह आएगा। एक फीमेल पेशेंट है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है डिलीवरी के बाद। आपने देखा प्लेटलेट्स 70,000 हैं, एपीटीटी ज़्यादा है, पीटी ज़्यादा है, तो ये डीआईसी है। एक्सेसिव पोस्टपार्टम ब्लीडिंग हो रही है, डीआईसी है। क्लोटिंग प्रोफाइल डिरेंज्ड है, प्रेग्नेंट फीमेल है, में होम डिलीवरी हुई है, अब वजाइनल और गम ब्लीड के साथ आ रही है, सब कुछ रेज्ड है। पेशेंट है, एक बच्चा था, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस के साथ एनपीटी आफ्टर स्प्लीनेक्टमी। जब हमने देखा तो पीटी एपिडिटी भी ज़्यादा है और साथ में फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जिनको डी डाइमर्स कहते हैं वो भी ज़्यादा हैं। तो ये डीआईसी है। एक कौन सा ऐसा मोस्ट लाइकली थ्रोम्बोजेनिक एजेंट कौन सा है जो डीआईसी के प्रोसेस को इनिशिएट करता है? वो है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको फैक्टर 3 भी कहते हैं और इसके अलावा इसको टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं। ये मैक्रोफेजेस में, मोनोसाइट्स में, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है जो उसमें, एंडोथीलियम में, इन सब में पाया जाता है। और जब भी डैमेज होता है ना तो उसके नतीजे में से निकल के एक्टिव करना होता है वहाँ की क्लोटिंग को। लेकिन जब ये एक्सेसिवली प्रोड्यूस होता है, पूरी बॉडी में रिलीज हो जाता है, तो वो फिर पूरी बॉडी में कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाती है। मेजर इनिशिएटिंग मैकेनिज्म थ्रोम्बोप्लास्टिन है। मोस्ट करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या होगी? डी डाइमर्स ज्यादा होंगे। सेप्सिस सबसे सेप्सिस का पुअर प्रोग्नोसिस कब होगा, मतलब क्या सबसे वर्स्ट सिनेरियो है कि जब डीआईसी हो जाएगा? मैंने अपने मेडिकल की रोटेशन में एक केस देखा था, पेशेंट था, मुझे केस तो याद नहीं किस चीज़ का था, लेकिन रात का टाइम था और वो मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह ही था, मोस्ट प्रोबेबली उसे सेप्सिस थी। और बाद में क्या हुआ, उसको ना ब्लीडिंग शुरू होगी। ब्लीडिंग इस तरह शुरू होगी कि उसको ना पेशाब में खून आना शुरू हो गया और वो कह रहा था कि मुझे सिर्फ खून ही आ रहा है पेशाब में। सही है। और आहिस्ता आहिस्ता उसको मतलब देखते रहे, सब करते रहे, लेकिन उसकी आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन वर्स ही होती गई और फिर वो एक्सपायर हो गया। तो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर सेप्टिक शॉक में क्या है? डीआईसी है। अच्छा, फिर एक मतलब ये तो ऐसी है कि डीआईसी इज नॉट अप्रोप्रिएट के फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जो हैं, डी डाइमर्स जो हैं वो कम होंगे ना। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है डी डाइमर्स का ज़्यादा होना। मोस्ट कॉमन कोएगुलोपैथी इन ट्रामा इज डीआईसी। ये बात आपने याद रखनी है कि ट्रामा के पेशेंट में मोस्ट कॉमन कोएगुलोपैथी कौन सी है? डीआईसी। ग्राम नेगेटिव सेप्सिस हुआ। अच्छा, जो ग्राम नेगेटिव सेप्सिस है ये ज़्यादा चांस होता है कि ये डीआईसी करवाएंगे एज कम्पेयर टू पॉजिटिव।
बैक्टीरिया, ब्लीडिंग डायथीसिस मतलब नेगेटिव जो है ना वो सेप्सिस का उनमें ज़्यादा होता है। नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उनके इन्फेक्शन में वो सेप्सिस ज़्यादा करवाते हैं, फिर सेप्सिस से डीआईसी का भी ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, सेप्टिक शॉक है, डी डाइमर ज़्यादा है। बर्न का पेशेंट है, अब हाइपोटेंशन में गया, शॉक में गया, बाद में ब्लीडिंग डायथीसिस डेवलप होगी तो आप डीआईसी सस्पेक्ट करोगे, क्योंकि पहले तो उसे कोई मसला नहीं था ऐसा ब्लड का। पेशेंट को डीआईसी डायग्नोज किया तो क्या चीज़ मोस्ट यूजफुल होगी? एफडीपी। अच्छा, ये एक ऐसे वेग सा सिनेरियो है, इसमें बस ये कहता है कि स्प्लीनेक्टमी हुई है और उसके बाद उसको ना एपिस्टेक्सिस है और साथ में मल्टीपल पेटिकिया है ओवर द बॉडी। तो क्या आपको मिलना चाहिए? पीटी, एपीडीटी, डी डाइमर ज़्यादा भी तो मतलब तो डीआईसी वो बताना चाह रहा है। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो देखें ये एपिस्टेक्सिस होना और मल्टीपल पेटिकिया ये होना, ये तो प्लेटलेट के कम होने का भी एक प्रेजेंटेशन है ना। तो सप्लीनेक्टमी के बाद आल्दो बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन आईटीपी भी हो सकता है। खैर, ये आपने देख लेना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीआईसी क्या है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 19 साल की लड़की है, अब ये आईटीपी आ गया। आईटीपी में क्या होगा कि कुछ कोई काज नहीं होगा, काज मतलब हो भी सकता है। मोस्ट कॉमनली ये अब इम्यून मीडिएटेड है ना, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, तो इसके नाम ही है कि इडियोपैथिक। मोस्ट कॉमनली इसका काज पता ही नहीं होता। वैसे इसकी एसोसिएशंस हैं कुछ के, जिस तरह के हेपेटाइटिस सी वायरस है, इसकी आई गेस ल्यूपस है, कुछ कैंसर्स हैं, तो उनके साथ इसकी एसोसिएशन है। लेकिन मोस्ट कॉमनली इडियोपैथिक होता है और गर्ल फीमेल में होगा। ये कॉमन होगा क्या कि कोई और मसला नहीं है, कोई ब्लड लाइन खराब नहीं है, सिर्फ जो प्लेटलेट्स है वो उनकी तादाद कम होना शुरू हो गई है और वो फिर बंदा ब्लीडिंग डायथिसिस के साथ प्रेजेंट करता है। सही है। कोई एक कुछ दिन पहले फीवर की कोई ऐसी हिस्ट्री हो भी सकती है और ये ज़रूरी भी नहीं है, बिल्कुल बैठे बिठाए मसला बन सकता है। अब एक 19 साल की लड़की है, उसको पेटिकल रैश है। अच्छा, पेटिकी और ये पर्परा वगैरह में बस ये है उसके साइज पे डिफरेंस होता है। अगर तो हो ना गालबन 2 सेंटीमीटर से 2 मिलीमीटर से छोटा तो उसको हम कहते हैं पेटिकियाई। अगर 2 सेंटीमीटर से हो 10 तक मतलब 1 सेंटी 2 मिलीमीटर से हो 1 सेंटीमीटर तक, तब उसको कहते हैं पर्परा। और जब 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा साइज़ का हो ना वो ब्लीडिंग जो नीचे आई हुई है स्किन के, तो उसको कहते हैं एक्यूमोसिस। तो ये डिफरेंस है इन सब में, और ये सब प्लेटलेट्स डिसऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इसमें मसले की इसमें ये है कि सब उसने पेरिफेरल स्मीयर करवाया, सब कुछ नॉर्मल था, सिर्फ प्लेटलेट्स कम थे। तो आईटीपी, प्लेटलेट्स कम थे सिर्फ, गम ब्लीड हुई है, बाकी सब ठीक है। प्लेटलेट्स आपने देखा वो 45,000 पे हैं। आईटीपी नॉर्मली कितने होते हैं? नॉर्मली होते हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख तक, ये कितने हैं? 45,000। एक बच्चा है वो, उसको ऑन एंड ऑफ ब्रूजेस विद एपिसोड्स ऑफ एपिक्सेसिस होती रहती हैं और ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग, मतलब प्लेटलेट्स का मतलब है। एपीटीटीपी ठीक है, मतलब कि क्लोटिंग फैक्टर्स ठीक है, तो ये आईटीपी कहा उसे। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन पेशेंट विद हैवी मेंसेस हैं, साथ में नाक से खून आता है। जो प्लेटलेट काउंट चेक की तो ये 12,000 है। हम किस में लेते हैं हम किस में लेते हैं? माइक्रोलीटर में। ठीक है, तो अगर माइक्रोलीटर में कन्वर्ट करोगे आप इसे तो ये 6 की जगह 3 हो जाएगा, 9 की जगह 3 हो जाएगा, 6 कट जाएगा। लाइकली डायग्नोसिस इन टीके, प्लेटलेट काउंट 20,000 है, मोस्ट प्रोबेबली आईटीपी है। एक हेल्दी 18 साल की लड़की है, मेनोरेजिया एपिक्सेसिस है, 25 दिनों से, प्लेटलेट काउंट 12,000 है, आईटीपी है। एग्जामिनेशन जब किया बोन मैरो का तो उसमें मेगा कैरियोसिटिक हाइपरप्लेजिया आया। मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं जिन्होंने जो प्लेटलेट के प्रीकर्सर्स होते हैं ना, ये टूट टूट के ये प्लेटलेट्स बनते हैं। हाइपरप्लेजिया मतलब ये ज़्यादा है, ये एक तरह से उसको कंपेंसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि बोन मैरो में कोई मसला नहीं है, वो तो प्लेटलेट्स बना रही है। आईटीपी का पेशेंट है, उसमें मेगा कैरियोसाइट्स मिल रहे हैं, मिलेंगे हमें ज़्यादा। अच्छा, 18 साल की लड़की है, नाक से खून आ रहा है, हैवी मेंसेस हैं, हाइपरप्लेजिया ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स है, बोन मैरो में तो आईटीपी है।
सेम सिनेरियो, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, आईटीबी का नॉन केस है, एक्यूमोसिस एपिस्टेसिस के साथ आई थी, हम लोग हाई डोज स्टेरॉइड्स पे चल रही है, हाई डोज। हम लोग जब भी किसी को आईटीपी होता है ना, तो उसको ना स्टेरॉइड्स स्टार्ट करवाते हैं, क्योंकि आईटीपी का काज क्या है कि एंटीबॉडीज बन रही हैं और वो प्लेटलेट्स को तबाह कर रही हैं, तो हम स्टेरॉइड्स देंगे ताकि उसको सप्रेस किया जाए एंटीबॉडीज को। तो इसकी भी हम लोग ना प्रेडनिसोलोन स्टार्ट करवाते हैं, उसकी डोजेज होती है पर बॉडी वेट, तो आप मैक्सिमम एक डोज तक जा सकते हो। तो वो मैक्सिमम डोज पे जाने के बावजूद भी उसको मसला हल नहीं हुआ, तो नेक्स्ट बेस्ट स्टेप हमारे पास होता है कि हम आईवीआईजी दें। आईवीआईजी में क्या होता है कि ये ना हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं ब्लड के अंदर डायरेक्ट, ठीक है, इंट्रावेनसली। वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जाके क्या करते हैं कि जो मैक्रोफेजेस जो थे ना, अब हो ये रहा था कि जो एंटीबॉडीज आती थी प्लेटलेट्स को आके पकड़ लेती थी, उस पर अटैच हो जाती थी, फिर जब ये प्लेटलेट स्प्लीन में से जब गुजरता था तो मैक्रोफेजेस उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करके उसको अटैच करके इस प्लेटलेट को खा लेते थे। हमने ऐसा किया कि हमने आईवीआईजी एंटीबॉडीज भेज दी, जो कि सिंपल इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, वो जाते हैं, वो जाके जो मैक्रो ब्लड में जब रन करते हैं तो मैक्रोफेजेस के साथ जाके चिपक जाते हैं, मैक्रोफेजेस उनके पीछे लग जाते हैं ना, तो इस तरह जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो बच जाते हैं। तो ये इसका तरीकाकार होता है। अब उसका यही है कि एक चाइल्ड है, उसका पीटी एपीटी नॉर्मल है, प्रोलॉन्ग्ड बीटी है, मतलब प्लेटलेट्स का मसला है, पीटी एपीटी नॉर्मल है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, आईपीटी, सेम सिनेरियो, सेम सिनेरियो। आईटीपी में क्या रेज होगा, ब्लीडिंग टाइम ज्यादा होगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज मजीद अभी डिस्कस करना चाहता था कि हम लोग ने सब चीज पढ़ी, पीटीए पीटीटी पढ़ा, ब्लीडिंग टाइम पढ़ा, क्लोटिंग टाइम को थोड़ा सा डिस्कस किया था, वो मैं दोबारा एक दफा डिस्कस करना चाहता हूँ। क्लोटिंग टाइम में मैंने आपको बताया था कि जब हम ब्लड को निकाल के टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो टेस्ट ट्यूब इंट्रिंसिक फैक्टर को एक्टिवेट करवाएगी, साथ में कॉमन पाथवे एक्टिवेट होगा। तो जो क्लोटिंग टाइम है ना, ये इंट्रिंसिक पाथवे को डिटेक्ट करता है, साथ में जो कॉमन पाथवे है उसको डिटेक्ट करता है। सही है। एक्सट्रिंसिक के मसले का क्लोटिंग टाइम पे असर नहीं होता, असल बात मैं ये बताना चाह रहा था। एक बात मजीद ये कि हम लोगों ने पीटीए पीटीटी तो पढ़ लिया, आईएनआर क्या होता है। आईएनआर ये होता है कि ये है ना, यूं कह लो कि थोड़ा सा सिस्टमाइज्ड पीटी होता है। अगर आप है ना कहीं से भी किसी भी लैब से करवा लो, आप पीटीए पीटीटी करवाओ, चुगताई, आगा खान या कोई भी लैब से करवाओ, तो उसमें ये है कि वो हर एक ना अपना पीटी देंगे, साथ में कंट्रोल देंगे, एपीटीटी देंगे, साथ में कंट्रोल वैल्यू देंगे। तो वो कंट्रोल वैल्यू सबकी वेरी कर रही होती है ना, मतलब हल्का फुल्का डिफरेंस होता है। तो इसके बजाय ना एक स्टैंडर्डाइज्ड पीटी की एक टेस्ट है, उसमें ना हम लोग आईएनआर जिसे हम कहते हैं, उसमें वो आप जहां मर्जी से करवा लो ना, उसके लिए आपको किसी, मतलब वो फिक्स होती है उसकी वैल्यू। पता नहीं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन वो मतलब 1.1 है ना, तो वो आप किसी भी लैब से करवा लो तो उसके लिए आपको किसी भी कंट्रोल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। तो जो आईएनआर है ना वो पीटी ही है, बस स्टैंडर्डाइज्ड है। तो मतलब आईएनआर जो है ना वो हमें एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में बताएगा। सही है। तो वारफिन थेरेपी में हम लोग आईएनआर को, आपको पता है कि हम आईएनआर चेक करते रहते हैं ना, उसको हमने 2 से 3 के दरमियान रखना होता है वारफिन थेरेपी में, जबकि हेपरिन में आईएनआर को चेक करने का कोई रोल नहीं है। क्यों? वो तो इंट्रिंसिक पाथवे को इफेक्ट करता है और आईएनआर तो हमें बताता नहीं। तो ये कुछ चीजें थी जो कि मुझे नहीं आइडिया था, तो मैंने कहा ये चीजें डिस्कस हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये कहते हैं कि एक 7 माह की, अच्छा ये देखें, ये सिनेरियो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। 7 मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, उसको आईटीपी चल रहा है क्रोनिक, हमने स्टेरॉइड की फुल डोज दी हुई है। अब वो कहते हैं नेक्स्ट बेस्ट ट्रीटमेंट क्या, आप स्प्लीनेक्टमी करोगे? अब 7 माह की प्रेग्नेंट फीमेल पे स्प्लीनेक्टमी करोगे? तो ये मुझे बहुत अजीब लगा। आप आईवीआईजीज दो, आईवीआईजीज का कोई खतरा नहीं है प्रेगनेंसी में, बिल्कुल स्टेप सही है, तो आप आईवीआईजीज दो, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर तक स्प्लीनेक्टमी करने का कोई ज्यादा खतरा नहीं है। 7 मंथ पे जाके
मतलब अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। की भी जा सकती है लेकिन अच्छा ऑप्शन नहीं है। 60 ईयर की फीमेल है। अच्छा, या तो ये आईटीपी होगा नहीं ऑप्शन में, तब फिर सिप्लेनेक्टमी आप, क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शन रह जाता है। 60 साल की फीमेल है, पे टीके है, इजी ब्रूजिंग है और सब कुछ आ गया, आईटीपी है। 5 साल का लड़का है। अच्छा, लड़कों में भी होता है लेकिन इतना नहीं, रेयर है बहुत। उसको क्या है, रात में ना टीके डेवलप हो गए 2 हफ्ते पहले रातों रात। और उसको एब्डोमिनल पेन और नो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। तो आईटीपी उन्होंने बताया। फीमेल पेशेंट है, ये आपने कंफर्म करना है। फीमेल पेशेंट है और सब म्यूकोजल ब्लीडिंग है, जो कि प्लेटलेट डिसफंक्शन में होती है। हम लोगों ने आईवीआईजी स्टार्ट करवा दी और प्लेटलेट्स भी दिए। क्यों दिए आईवीआईजी? क्योंकि जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, जो मैक्रोफेजेस होते हैं, उन मैक्रोफेजेस के एफसी, उनके ऊपर रिसेप्टर होते हैं। जो मैक्रोफेजेस हैं उनके ऊपर रिसेप्टर होते हैं। उस रिसेप्टर का जो एफसी पोर्शन है ना, एफसी पोर्शन, उसको जाके ये ब्लॉक कर देती है एंटीबॉडीज आके। ठीक है, एंटीबॉडीज आके वहां आके उसे ब्लॉक कर देंगी। तो फिर इस तरह वो, ये वही बात है, कम्पिटिटिवली बाइंड करती है रिसेप्टर्स और मैक्रोफेजेस के साथ। 9 साल की लड़की है, वैक्सीनेटेड 2 वेज बैक। अब उसको ना रैश ऑल ओवर बॉडी एंड फीवर। उसकी प्लेटलेट्स काउंट कम है, बाकी चीज़ें ठीक है। और पेरिफेरल्स मेरे पे लार्ज प्लेटलेट्स आ रहे हैं। लार्ज प्लेटलेट्स असल में आना ये है कि जब मेगा कैरोसाइटोसिस हमने पढ़ा ना, उसमें उसमें सॉरी, मेगा कैरोसाइट्स जब तेज तेज वो बना रहे होते हैं इमेच्योर प्लेटलेट्स, तो वो लार्ज साइज के होते हैं। इसको चाइल्डहुड आईटीपी कह दिया। अब उसने कहा कि इसमें एक यंग गर्ल है और उसको गम ब्लीड हो रहा है, जाइंट प्लेटलेट्स हैं, 85,000 प्लेटलेट्स काउंट है। आल्दो कम है लेकिन इतनी नहीं। तो लाइकली डायग्नोसिस ये है बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। इस ये एक रेयर बीमारी है। इसमें होता ही है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो एंडोथेलियम के साथ चिपक नहीं पाते और मतलब उनका साइज लार्ज होगा, मिकदार ठीक होगी, वैसे मतलब क्वांटिटी ठीक ठीक होगी, लेकिन वो अटैच नहीं हो पा रहे होंगे एंडोथेलियम के साथ, और जाइंट प्लेटलेट्स होंगे। तो इस बेसिस पे है ये इसका आंसर। अब आगे ये अपना असल एमसीक्यू न समझ सामने आएगा तभी समझ आएगी। एक पेशेंट है जिसको गम ब्लीड है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी नॉर्मल है, लार्ज प्लेटलेट्स हैं और 45 मतलब 50,000 से जब कम चले जाए ना, तो इधर भी यही लिखा है 10,000 से 50,000 तक आपने आईटीपी और उससे ज़्यादा तो। अच्छा, द मोस्ट, अब ये आ गया वॉन विली ब्रांड डिजीज। ये हमने पहले समझ ली थी। इसमें क्या होता है, वॉन विली ब्रांड फैक्टर नहीं होगा, प्लेटलेट्स ठीक होंगे, फंक्शनली भी ठीक होंगे, लेकिन उन्होंने जब अटैच होना था अपना मेम्ब्रेन पे, तो उसके लिए वॉन विली ब्रांड फैक्टर चाहिए था। वो नहीं होगा, वो अटैच नहीं हो पाएंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा, लेकिन जो प्लेटलेट्स की मिकदार है वो सही होगी। मोस्ट कॉमन, अच्छा, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, वरासत में आने वाली सबसे कॉमन ये है वॉन विली ब्रांड डिजीज। अ चाइल्ड ऑन लिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जिकल प्रोसीजर था उसका, और मदर कहते हैं कि हमारी फैमिली में तो ब्लीडिंग की बड़ी हिस्ट्री है। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स अफेक्टेड है मैटरनल साइड पे। असल में ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। सही है, ऑटोसोमल से आपको समझ आ जाएगा कि मेल्स भी इफेक्ट होंगे, फीमेल्स भी इफेक्ट होंगी। और डोमिनेंट, डोमिनेंट ऐसे याद रख लें, देखो डोमिनेंट है तभी तो इतनी कॉमन है। अगर डोमिनेंट ना होती, रिसेसिव होती, तो इतनी कॉमन होती। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, दोनों मेल्स फीमेल्स को इफेक्ट करेगी। पीटी नॉर्मल है, एपीटीटी ज्यादा है। एपीटीटी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है एपीटीटी? क्योंकि फैक्टर 8 भी तो इफेक्ट हो रहा है वोल्नरेबल ब्रेन डिजीज में, तो उसकी वजह से एपीटीटी ज्यादा है और बीटी ज्यादा है। लेकिन इधर लिखा नहीं है, प्लेटलेट्स की अब काउंट चेक करेंगे तो ठीक होगी। एक पेशेंट आया, उसका बीटी भी ज्यादा है, प्लेटलेट्स की तादाद ठीक है, एपीटीटी भी ठीक है। तो मतलब खैर बीटी ज्यादा है और प्लेटलेट्स नॉर्मल है, तो ये वॉन विली ब्रांड डिजीज है भाई, में जो एक ही तो आती है बीमारी। 16 साल की फीमेल है और ये सारे मसले हैं। प्लेटलेट्स काउंट देखें बिल्कुल बेहतरीन है, और ब्लीडिंग टाइम उसका 14 मिनट्स पे गया हुआ है। कितना होता है नॉर्मली? 2 से 7 मिनट। फ्लोटिंग टाइम कितना होता है? 7 से 14 मिनट। अच्छा, और एपीटीटी भी देखें कितना ज्यादा है,
तो ये वॉन विली ब्रांड डिजीज ही है। एपीटीटी ज्यादा है, वॉन विली ब्रांड डिजीज है, ब्लीडिंग टाइम भी तो ज्यादा है। 18 साल का लड़का है, गम्स में से टूथ एक्सट्रैक्शन हुई थी और अब 3 दिन से खून आ रहा है उसके। माइनर कट से भी ऐसे हो जाता है, ब्लीडिंग टाइम ज्यादा है, एपीटीटी ज्यादा है। 5 साल का लड़का है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, मेल फीमेल दोनों इफेक्टेड हैं, पीटी नॉर्मल है, एपीटीटी ज्यादा है, ब्लीडिंग टाइम ज्यादा है। इसे ये कह रहे हैं 7 से 9 मिनट, मैंने जो पढ़ा है वो 2 से 7 मिनट पढ़ा है। प्लेटलेट काउंट ठीक है, वॉन विली ब्रांड डिजीज है। वॉन विली ब्रांड डिजीज में बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन इसमें जो होगा ना वो यही होगा कि आप फैक्टर 8 दो, साथ में वॉन विली ब्रांड फैक्टर दो। सही है, जिस तरह हम लोगों ने हीमोफीलिया में डिस्कस किया था। लेकिन वो अगर अवेलेबल नहीं है तब क्रायोप्रेसिपिटेट, क्योंकि हमने पढ़ा था क्रायोप्रेसिपिटेट में 4 चीजें होती हैं, फिब्रिनोजन, वॉन विली ब्रांड फैक्टर, उसके अलावा V3 और X3, 8 और 13 फैक्टर। ठीक है, क्रायोप्रेसिपिटेट आ गया, वॉन विली ब्रांड डिजीज। ब्लीडिंग टाइम ज्यादा है, ब्लीडिंग टाइम ज्यादा है। क्या काम होता है वॉन विली ब्रांड फैक्टर का? वो प्लेटलेट एडहियन करवाता है। वॉन विली ब्रांड फैक्टर एडहियन एंडोथेलियम से रिलीज होता है। ठीक है, कौन सा ऐसे है जो परप्यूरा करवाती है, वॉन विली ब्रांड डिजीज भी करवाती है, आईटीबी भी करवाती है। जो भी प्लेटलेट का डिस्फंक्शन करवाएगी वो करवाएगी। अच्छा, डायग्नोसिस इन अ चाइल्ड विद पीटी ज्यादा, बीटी ज्यादा, बीटी पीटी एपीटी ज्यादा, वॉन विली ब्रांड। यंग गर्ल है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम है और उसके भाई को भी यही मसला है, बीटी ज्यादा, एपीडीटी ज्यादा, वॉन विली ब्रांड। यंग लड़का है, बीटी ज्यादा, एपीडीटी ज्यादा, प्लेटलेट्स नॉर्मल, वॉन विली ब्रांड। बीटी ज्यादा, एपीडीटी ज्यादा, प्लेटलेट्स नॉर्मल। पेशेंट है लिवर सिरोसिस के साथ है। अब इनमें ये होगा कि इसमें क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बन रहे होंगे। सही है ना, इसमें क्लोटिंग फैक्टर्स तो हम उसको क्लोटिंग फैक्टर्स देंगे। सर्जरी से पहले 6 घंटे तक इसका असर रहता है, तो हम लोग मतलब बिल्कुल या तो पहले सर्जरी से ट्रांसफ्यूज करवाएंगे या साथ ही उसके दौरान ही। न्यू बॉर्न विद नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम। अभी अभी शीर खार बच्चा है तो उसमें ये है कि वो उसका ना एपीटीटी भी ज्यादा है, पीटीटी भी ज्यादा है। हम लोग ना बच्चा पैदा होते ही उसको आईएम लगवाते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन। आई गेस दो दो अ, अ, 2 सीसी का होता है, हम 1 सीसी लगाते हैं। मतलब आपने ना 1 mg लगवाना होता है विटामिन के, इस तरह कुछ हिसाब है। मतलब टोटल आपने 1 mg लगवाना होता है आईएम। पेशेंट अच्छा, पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड पीटी, सॉरी पीटी प्रोलॉन्ग्ड इन लिवर डिजीज इन वारफरिन इन विटामिन के। अर्ली स्टेजेस में, लेट स्टेजेस में, इन तीनों में एपीडीटी भी ज्यादा हो जाएगा। पीटी मॉनिटरिंग कब करते हैं? लिवर डिजीज में करते हैं। एक बच्चा पैदा ही हुआ है अभी, ठीक है, वही सेम सिनेरियो, उसको ब्लीडिंग मसला आ रहा है तो आप विटामिन के लगवाओ उसको सबसे पहले। फ्रेगमेंटेड आरबीसीज मिल रहे हैं, ये एक अलग सिनेरियो। फ्रेगमेंटेड आरबीसीज होते हैं शिस्टोसाइट से, हम मुराद है। शिस्टोसाइट कब किस में बनते हैं? माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक अनीमिया में, माहा जिसे हम कहते हैं, माहा या फिर मैक्रो एंजियोपैथिक, उसको भी महा कहते हैं। एक तो महा है, साथ में क्या है कि उसको आल्ट फीवर है, साथ में फीवर है और साथ में क्या है, आल्टर मेंटल स्टेटस है, न्यूरोलॉजिकल साइंस है। तो ये तीनों चीजों को होना ये इसको जाहिर करती है। आपको भी दिखा लेते हैं, ये हमने स्किप कर दिया था इधर, ये आ गया टीटीपी। इसमें क्या होता है कि इसमें ये पेंटाइड होते हैं, 5 चीजें होती हैं। 5 जरूरी नहीं है पांचों की पांच हो। अब हमें फीवर मिल रहा है, हमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिल रही हैं, हमको माहा मिल रहा है, तो ये टीटीपी है। अच्छा, अब हमारे पास आ गई कुछ क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी और ये फैक्टर। अच्छा, हमारे पास पता क्या आ गया? अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि ऐसी बीमारियां जिसमें ब्लीडिंग ज्यादा होगी। अब हम पढ़ेंगे कोएगुलोपैथी,
सॉरी, अब हम वो कोएगुलोपैथीज़ थी जिसमें कोएगुलेशन में मसला आ रहा था ना, अब हम ऐसी बीमारियाँ पढ़ेंगे जिसमें थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें थ्रोम्बोसिस के बनने का ज़्यादा चांस होगा। सही है। अब इसमें सबसे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली कॉज ऑफ हेरिडिटरी थ्रोम्बोफिलिया, उसका मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन सा है? जिस तरह जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है अपने पास हेरिडिटरी कोएगुलोपैथी, वो वॉन विली ब्रांड है, इसी तरह मोस्ट जो थ्रोम्बोफिलिया का काज है वो है फैक्टर वी लेडन। जो फैक्टर वी है ना, ये खराब होता है, इसको उस खराब फैक्टर वी को कहते हैं फैक्टर वी लेडन। एक मिनट, आई गेस इतना इतना ही काफ़ी है।